हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो फ्रेंड्स, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना, जो इनकी सोसाइटी होती है, फॉरेस्ट की जो सोसाइटी होती है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले जो ये फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इनसे हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जैसे कि लाइक मेडिसिन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वुड और ना जाने क्या क्या चीज़ें। फॉरेस्ट के अंदर लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। फ्लोरा किसे बोलते हैं? हम जो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं उसे हम फ्लोरा बोलते हैं, और फौना जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें हम फौना बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, इसमें वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट में वहाँ पर काफ़ी टाइप्स के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट जो डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब कि ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज़ थे, चलिए देखते हैं। ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे यहाँ से पैसा कमाया जाए। उनके दिमाग में काफ़ी सारे आइडिया आने लगे। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि जो ट्रीज़ थे वो यहाँ के कट करने लगे। अपने इंडिया में तो काफ़ी सारा पहले जंगल था, तो उन्हीं के ट्रीज़ को ये लोग कट करने लगे। इनसे काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मुनाफा कमाया थ्रू कल्टीवेशन। तो ब्रिटिशर्स सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते थे और उन्होंने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ। तो जो ये लोग प्रोडक्ट जो ये लोग यहाँ से कट करते थे वो इंग्लैंड भेज देते थे। दे एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू इंग्लैंड। अब ये क्या करते थे कि क्योंकि इंग्लैंड में ज़रूरत थी इन चीज़ों की, उन्हें बड़ी बड़ी शिप्स बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते थे उन वुड्स का। जो इंडिया के ट्रीज़ थे उन्हें कट करके इंग्लैंड भेजने लगे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जो फॉरेस्ट का वुड था उसे रेलवे के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने लगे। आप लोग यहाँ पे यूजेस देख सकते हैं ज़रूर। तो वो लोग उसका यूज़ करने लगे। रेलवे के लिए फ्यूल में ये काम आता था, रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए ये काम आता था। रेलवे लाइंस की जो पटरियाँ होती हैं वो लकड़ी की नीचे बनती हैं, उसमें ये यूज़ किया जाता था। तो फ्रेंड्स, प्लांटेशन इज़ ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो मतलब कि फॉरेस्ट के लैंड को कट किया जा रहा था जिससे कि वहाँ प्लांटेशन हो सके। प्लांटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप लोग यहाँ पे डायग्राम्स में देख सकते हैं। प्लांटेशन का मतलब होता है, जो ब्रिटिशर्स थे कुछ इम्पॉर्टेंट वाले जो क्रॉप थे जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, ये प्लांट्स को ग्रो करवा रहे थे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि ये क्रॉप्स काफ़ी महंगे दाम पर बिकते थे। इन्होंने फॉरेस्ट को कट करके ये यहाँ पे जो ये फॉरेस्ट एरिया होता था उसे कट करके यहाँ पे ये वाले क्रॉप्स लगाते थे, टी, कॉफ़ी, रबर वाले, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सके। फिर इन्हें यूरोप में महंगे दामों पर बेच दिया करते थे, खूब सारे पैसे कमाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने एक जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिस को फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट इन इंडिया बना दिया। अब जो डाइट्रिच ब्रैंडिस था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट का सेटअप किया। 1864 में साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को बोला गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। तो यहाँ पे इन्होंने इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप किया। कहाँ पे ये हुआ? देहरादून में इन 1906 के अंदर। और यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री यहाँ से सिखाई जाती थी। इसमें क्या होता था कि ट्री फॉरेस्ट के अंदर कट करने हैं और उनकी जगह पे प्लांटेशन करना है। यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स भी बनाए जाते थे, ऐसे प्लान्स जिसके अंदर जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे वो डिसाइड करते थे कि कितने पेड़ काट सकते हैं और उसके बदले में कितने प्लांट्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं और किस टाइप के प्लांट्स लगाने हैं, ये सब ये लोग यहाँ पे तय करते थे।
ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे, पेड़ काट रहे थे उसके बाद फिर वहीं पे पेड़ लगा रहे थे, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात थी। यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते थे। जब वो 10 पेड़ काटते थे तो उन्हें ऐसा मतलब तो उन्हें उससे काफ़ी ज़्यादा लकड़ी मिलती थी, इससे उन्हें काफ़ी मुनाफा मिलता था। अब जो ये फॉरेस्ट एक्ट था कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कुछ फॉरेस्ट यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट हो गए। इस फॉरेस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छे फॉरेस्ट होते थे उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था। जितने भी विलेजर्स थे यहाँ पे अलाउड नहीं थे, यहाँ पे आने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए अलाउड नहीं करते थे। फिर थे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये लोग आप लोग यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है ये। फिर उसके बाद है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये था कि यहाँ पे विलेजर्स तो जा सकते थे लेकिन उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर ये था कि विलेजर्स जो फॉरेस्ट थे वो यहाँ पे सोचते थे कि ब्रिटिशर्स की परमिशन लें या ना लें, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जो विलेजर्स थे वो काफ़ी डिससेटिस्फाई थे इस डिसीज़न से, क्योंकि यहाँ पे इतने रूल्स रेगुलेशन थे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने विलेजर्स को बोल दिया कि अगर हमने विलेजर्स को वुड की चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उन्हें हम पनिशमेंट देंगे, लेकिन मजबूरी में कभी कभी जो विलेजर्स थे उन्हें वुड चुरानी पड़ती थी। वो इसलिए करते थे क्योंकि उस टाइम पे गैस तो होती नहीं थी, तो वो लकड़ी से ही, ईंधन से अपना मतलब चूल्हा जला के वो लोग खाना पकाते थे, ऐसा था। तो अब यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो होता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या था, हाँ, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इसमें क्या है कि एक एरिया ऑफ लैंड के ऊपर आग लगा दी जाती थी। इस आग के लगने के बाद यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स के बाद यहाँ की जो ज़मीन होती थी, जो जलाई हुई ज़मीन होती थी, उस पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती थी। तो यहाँ से लोग शिफ्ट होके यहाँ की जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। इस मेथड को ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और इस टाइम पे वो जो विलेजेस थे वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे इस पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने बैन कर दिया। तो इससे काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकाले जा सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो लोग करते थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों ने तो इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाई कि जो तुम लोग कर रहे हो वो बहुत गलत है। ब्रिटिशर्स को कहा, ब्रिटिशर्स ने और भी रूल्स और रेगुलेशन बना रखे थे कि कौन कौन फॉरेस्ट के अंदर हंट कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, मतलब कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सब उन्होंने ये काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे। इसमें विलेजर्स को अलाउड नहीं होता था शिकार करने के लिए। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ये सेवेज और प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि पुराने ज़माने के होते हैं, इन्हें तमीज़ वगैरह नहीं होती और ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं बिल्कुल इंडियंस की तरह होते हैं, इन्हें कोई तमीज़ नहीं है। वैसे ही ये एनिमल्स हैं। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी कितनी बुरी सोच थी इंडियंस को लेकर। वो कंपेयर करते थे इंडियन को एनिमल से। ब्रिटिशर्स ने इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए तो लोग रिबेल करने लगे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। द पीपल ऑफ बस्तर, तो बस्तर एक जगह है जो कि साउथ वेस्ट छत्तीसगढ़ में है। वहाँ ये देखने को मिला कि लोगों ने आवाज़ उठाई, उनके खिलाफ इनिशिएटिव लिया गया। दुर्वासास के द्वारा कांगड़ फॉरेस्ट के लोग जो थे उन्होंने ये बोला कि जो रिजर्वेशन हो रहा है ये बहुत ही गलत है और यहीं से रिबेलियंस की शुरुआत हुई। न्यू लॉज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड न्यू लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी गवर्नमेंट थी उनके लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट का जो 2/3 पार्ट होता था, 2/3 प्लेस था, वो क्या होगा, रिजर्व होगा, मतलब कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा कम्प्लीटली। और 1905 में ये बनाया गया था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन लोगों के ऊपर, जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके ऊपर एक ट्रूप्स भेज दिया और बोला जितने भी रिबेलियंस हैं उन लोगों को जाके सप्रेस कर दो, मतलब कि उनको दबा दो, जाकर उनको धमका दो, ये बोल दो कि हम तुम्हें बंदूक से मार देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनोगे। तो इससे लोग थोड़ा बहुत डर गए और ब्रिटिशर्स को 3 महीने लग गए दोबारा से कंट्रोल पाने के लिए। लेकिन जो बस्तर के लोग थे वो लोग चुप नहीं रहे। ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि ठीक है, ये लोग अब हम इनकी बात मान लेते हैं, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है उसे हम
सस्पेंड कर रहे हैं और हाफ एरिया में कंट्रोल हम अपना रखेंगे। और 1910 में ये एक्ट अप्लाई भी कर दिया गया। चेंजेस इन जावा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाँ, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि कलंग थे यहाँ जो रहते थे, जावा एक जगह थी, मतलब उस जगह का नाम है। तो उन्होंने रेबेलियन ने क्या किया कि जो डच लोग के खिलाफ, डच लोगों का यहाँ पे मतलब जावा के ऊपर कंट्रोल था, तो लगी, तो यहाँ पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होने लगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया कि सारे फॉरेस्ट एक्ट को इनैक्ट किया, अप्लाई कर दिया। मतलब जो विलेजेस थे उनको ये कहा गया कि आप लोगों को ये लॉज मानने पड़ेंगे, जितना भी वुड यहाँ से मिलेगा वो सब शिप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा डच कंट्री में। जो डच गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक सिस्टम अप्लाई किया जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे बुल लिखा हुआ है ब्लैंडोंगडेन सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में मतलब ये एक स्टीम सिस्टम था। इस सिस्टम में इसमें क्या यूज़ किया जाता कि जितने भी फॉरेस्ट के विलेजेस थे उन्हें ये फ्री लेबर बना के काम करवाना चाहते थे। मतलब कि ये चाहते थे कि फ्री में ये हमारे लिए काम करें, हम इन्हें पैसे भी ना दें। तो ये लोग ऐसा चाहते थे, मतलब कि ज़रूर, मतलब ये लोग चाहते थे कि इन्हें डरा धमका के ही रखें, इनको हम पैसे भी ना दें और काम भी अपना करवा लें। तो वो उन्हें इतना डराते थे कि कहते थे तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे अगर ये काम नहीं करोगे। तो ये सारे सिस्टम यूज़ यहाँ पे करते थे। एक था यहाँ पे समन्स चैलेंज। तो समन्स 1890 में समन्स जो था ये एक विलेज था, यहाँ पे आप लोग के लिखा है रैंडब्लंगटन विलेज, जो कि एक टीक फॉरेस्ट विलेज था। टीक फॉरेस्ट मतलब समझ रहे, देवदार टाइप के पेड़ होते हैं जो फॉरेस्ट एरियाज़ में होते हैं। वहाँ पर उसने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया लोगों ने कि गवर्नमेंट को ये फॉरेस्ट की ओनरशिप आपके पास कैसे हो सकती है। मतलब वहाँ के लोगों ने उन लोगों ब्रिटिशर से पूछा यहाँ की ओनरशिप आपके पास कैसे हो सकती है। जब इस चीज़ को और लोगों ने सुना तो उन लोगों को भी गुस्सा आया कि ये फॉरेस्ट तो हमारे हैं, इस पर ब्रिटिशर्स क्यों हक अपना जमा रहे हैं। तो यहाँ से मूवमेंट स्प्रेड होने लगा। तो सब लोग यहीं से पूछने लगे कि आखिरकार तुम कैसे मालिक हो सकते हो फॉरेस्ट के, अपनी मर्ज़ी चला रहे हो फॉरेस्ट के अंदर, और तुम यहाँ के मालिक कैसे होते। तो जो डच लोग थे, जैसे ही फॉरेस्ट के अंदर वो लोग जाते थे, वो जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ फॉरेस्ट के आगे ही लेट जाते थे कि मतलब वो लोग आएंगे तो हम इसके आगे लेट जाएंगे, तो वो लोग जा ही नहीं पाएंगे, फॉरेस्ट के अंदर ही नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इन लोगों के, और जो टैक्स ये लोग पे करते थे लोगों ने वहाँ के रिफ्यूज़ कर दिया टैक्स पे करने से। तो इन लोगों ने काफ़ी हार्डवर्क किया फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि सब कंट्री जीतने की कोशिश कर रही थी, और वर्ल्ड वॉर जो था इन्होंने मेजर इम्पैक्ट डाला फॉरेस्ट के ऊपर। सारी कंट्रीज़ को वुड की ज़रूरत थी, वो लोग यूज़ किए जा रहे थे फॉरेस्ट को काट के अपना सामान बनाने के लिए। फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था इंडिया का, ब्रिटिशर्स ने एक रूल यहाँ पे बना दिया, जितनी ज़्यादा लकड़ी काटी जा सकती है उतनी काटो और हमारी डिमांडें जो हैं मतलब वो पूरी करो, ऐसा उन लोगों ने कहा। और ब्रिटिशर्स ने वॉर में यूज़ किया इन लकड़ियों को। जो इंडोनेशिया था, यहाँ पे डच लोग ही थे, उन्होंने वहाँ के विलेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ की मिल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जितनी भी लकड़ियाँ थी उनमें आग लगा दी जाती थी। जापानीज़ थे, उन्होंने जब इंडोनेशिया को ऑक्यूपाई किया तो यहाँ पे इंडोनेशिया में जो राज करते थे वो लोग करते हुए फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपने साथ ले गए, और इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि हम फॉरेस्ट को कितना ख़त्म किए जा रहे हैं। वो लोग यहाँ से फॉरेस्ट की लकड़ी सिर्फ अपने यूज़ के लिए काम कर रहे थे, और यहाँ के एनिमल्स जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते होंगे वो ऐसे ही मर जाते थे। इन्होंने अपने वॉर के लिए काफ़ी सारा मिस यूज़ किया इस चीज़ को। और जो एक न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री था, जो गवर्नमेंट थी उसे एक चीज़ समझ आ गई कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को ज़िंदा रखने के लिए हमें लोकल कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब विलेजेस जो फॉरेस्ट के हैं आसपास रहते हैं वही इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं फॉरेस्ट को ठीक करने में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने ही, कम्युनिटी के लोगों ने, विलेजर्स ने ही यहाँ पे काम किया। इम्प्रूवमेंट जो थी फॉरेस्ट के, उनको इम्प्रूव करने में यहाँ पे उन्हीं लोगों ने काम किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स यहाँ पे कितने लालची थे, उन लोगों ने अपने फॉरेस्ट मतलब वर्ल्ड वॉर के लिए उन लोगों ने यहाँ की लकड़ी यूज़ की, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया। तो फ्रेंड्स यहीं पे आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है ये, और काफ़ी अच्छा आप लोग समझ सकते हैं चैप्टर ये था। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।